आपकी सीमा वही है जो आप अपने मन में रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफ़ेयर जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है कि पाकिस्तान जो है अपना सिक्योर करने में सीट जो है यूएनएससी पैनल में वो फ़ेल हो गया है। उसका कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उनके पास ऐसे-ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, जो भारत पर हर वक़्त हमले की फ़िराक में रहते हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा। तो इसलिए यूएनएससी के पैनल में जो है इनको सीट नहीं दिया गया है। यह भारत की जीत बताती है यूएनएससी में, जहाँ भारत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की गंदी कार्रवाई की वजह से जो वो सपोर्ट करता है अपने देश में टेररिज़्म को। तो आइए जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब न्यूज़ में आ गया है, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। आपके परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश के रहने वाले हैं, तो वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वहीं इसका फाउंडेशन यूएन चार्टर के थ्रू रखा गया था 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका काम था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, जिसमें से पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम देख रहे हैं और इकोसोक है यानी कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, उसी तरह ट्रस्टीशिप काउंसिल है, आईसीजे है और सेक्रेटरीएट है, यानी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। अब आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आपको बता दें कि 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो है चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। आपको बता दें कि इन पाँचों देश के पास एक पावर होता है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है कि अगर संस्था यानी सिक्योरिटी काउंसिल में किसी इम्पोर्टेंट बिल को पास करना है, तो अगर वो पास नहीं होगा, किसी देश की नामंजूरी लग गई, यानी इन 5 देश में से किसी की भी एक ने अपना वीटो पावर को इस्तेमाल कर दिया, तो उस बिल को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो होता है वीटो पावर। वहीं अगर हम बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर्स को देखें, तो उनकी कुल संख्या 10 है। अब उन 10 में भी सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनसे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिनका 2 साल का टर्म होता है, यानी हर 2 साल में एक नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है किसी कंट्री से। तो बता दें कि 5 अफ्रीका और एशिया से रिप्रेजेंटेशन है, 1 ईस्टर्न यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका से और 2 वेस्टर्न यूरोप से। दसों परमानेंट मेंबर का नाम है अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाक, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया। 2, 2 4, 2 6, 2 8 और ये हो गया आपका 10, यानी कि टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स। यहीं आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो देश में सिक्योरिटी की खतरा है, वहाँ पर सबसे पहले अगर मिलिट्री एक्शंस की ज़रूरत है, जो यूनाइटेड नेशन को भेजना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि अफ्रीका वगैरह में हमेशा गृह युद्ध चलते रहता है, तो वहाँ यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस हमेशा असेंबल्ड रहती हैं। उसी तरह से सैंक्शन इम्पोज़ करना, जैसे कोई देश जो है बार-बार किसी देश को परेशान कर रहा है, तो उस पर सैंक्शन इम्पोज़ करना, इस तरह से कि वो इस तरह की हरकतें ना करे, यानी फंडिंग उनका पूरी तरह से रोक देना, ताकि उनके पास किसी तरह का हथियार ना पहुँच सके। उसी तरह से अगर कोई देश 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ सेटलमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये रिकमेंड करता है सेटलमेंट मेथड। तो ये सारी चीज़ें थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में। आपको बता दें कि जो यूनाइटेड नेशन है, उनमें से इंडिया भी एक उसका फाउंडिंग मेंबर्स है। आखिरी लाइन की ओर बढ़ते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंडिया यूएनएससी का भाग है या नहीं है? तो आपको बता दें, इंडिया यूएनएससी का पार्ट है, लेकिन वह नॉन परमानेंट मेंबर का भाग है। तो तो आई होप आपको जो है ये करंट अफेयर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी लाइन है, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, उसको रिवाइज़ कर दिया है।
आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका फाउंडेशन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू हुआ था 1944। वहीं इसके सीएफओ अभी अंशुला कांत है। आपको ये नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं इसके फाउंडर में जे केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट थे। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अब वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज़ कर दिया है। तो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज़ किया है, तो वो है $2.15 से बढ़ाकर उसको $3 कर दिया है पर पर्सन पर डे 2011-12 के परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। आपको बता दें कि ये एक ग्लोबल पॉवर्टी लाइन है जिसमें लोअर मिडिल इनकम कंट्री और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया है वर्ल्ड बैंक, वो है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए डॉलर 3.65 से 4.20 पर पर्सन पर डे कर दिया गया है। वहीं अगर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर डॉलर 6.85 से $8.30 कर दिया गया है पर पर्सन पर डे। आपको बता दें कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या है। तो अगर हम इंडिया को देखें, तो इंडिया ने अगर हम $3 पर पर्सन पर डे के हिसाब से देखें, तो भारत की पॉवर्टी जो 2011-12 में 27% थी, वह घट के 2022-23 में 5.3% हो गई है। तो अगर एक आंकड़े को देखिए, तो 344 मिलियन लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, अब उनकी संख्या भारत में मात्र 75 मिलियन बची है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार को क्रेडिट जाता है। सरकार को क्रेडिट किस हिसाब से जाएगा, तो सरकार ने काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए। उन स्कीम्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मनरेगा जैसे स्कीम, उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसी तरह से दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन योजनाओं जैसे कि आपका प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना भी पीएमएवाई, इन जैसी योजनाओं ने क्या किया, तो इसने लोगों को रोजगार देना चालू किया, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए, सड़क बन गई जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई, जिस कारण से जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुआ और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना और इन सब से आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने स्पोर्ट्स सेक्शंस की ओर, जहाँ पर आपको फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 वुमेन्स डबल में जो खिताब जीती हैं, वो हैं इटली की जास्मिन पाउलिन और सारा ईरानी। वहीं अगर आपको बात करें वुमेन सिंगल में, तो कोको गॉफ जो कि यूएस की टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने हराया है बेलारूस की या कहें टेनिस की वन ऑफ द फेमस खिलाड़ी आर्या सबलेंका को, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। आपको बता दें बेलारूस के प्रेसिडेंट भी काफ़ी फेमस हैं जिनका नाम है लुकाशेंको, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि वुमेन सिंगल किसने जीता है, कोको गॉफ ने जीता है, यूएस की रहने वाली हैं। और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि आर्यन सबलेंका काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, तो उनको हरा कर जीता है इन्होंने। वहीं अगर मेन सिंगल की बात करें, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जैनिक सिनर को हराया है। इन्होंने डिफीट किसको किया है? तो जैनिक सिनर को इन्होंने हरा दिया है। आपको बता दें कि जो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जो टेनिस टूर्नामेंट है, उसका जो हेड है वो होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जो कि जिसकी शुरुआत 1972 में फाउंडेशन हुई थी। वहीं टेनिस 4 कोर्ट पे यानी कि टेनिस के 4 टूर्नामेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो साल के अलग-अलग समय पे खेला जाता है। पहले को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसको कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं हो गया फ्रेंच, ये हो गया विंबलडन और ये हो गया यूएस। तो यूएस को भी किस पर खेला जाता है, आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बाकी बचे 2, तो इसको खेला जाता है क्ले पर और इसको खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। तो आपको बता दें कि अगला जो स्पोर्ट्स का न्यूज़ है वो है कि ताइवान एथलेटिक ओपन, जो कि ताइवान की राजधानी तापेई में हुआ था, वहाँ पर हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बन जाएगा। इंडिया ने यहाँ पर टॉप किया है। आपको बता दें कि इंडिया ने टोटल 16
मेडल यहाँ पर हासिल करके टॉप किया है, जिसमें कि 12 केवल और केवल गोल्ड मेडल हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने 3 सिल्वर मेडल लिया है और 1 ब्रॉन्ज लिया है। आपको 12 गोल्ड में 2 नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए जो जैवलिन थ्रो से हैं। अब इनका नाम क्या-क्या है मैं बता देता हूँ। एक आपको याद रखना है रोहित नाम है और दूसरे का नाम अनु याद रखना है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 कहाँ हुआ है? ताइपेई में हुआ है। इंडिया ने टॉप किया है 16 मेडल के हिसाब से। कितने गोल्ड? ज़्यादातर यही पूछे जाएँगे आपको, 12 गोल्ड या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि 16 मेडल मिला है यहाँ पर। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स में एक और रिकॉर्ड जो कि मैकिन्टोश जो कि कनाडा की रहने वाली हैं और ये एक स्विमर हैं। वर्ल्ड की स्विमर हैं और इन्होंने 3 बार ओलंपिक में जीत हासिल की है, यानी कि गोल्ड मेडल के साथ। आपको बता दें कि स्विमिंग में आपको एक टर्म याद रखना है कि बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तो कई बार पूछा जाता है, तो आपको जवाब पता होना चाहिए, स्विमिंग से है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एरियाने टिटमस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 400 मीटर जो फ्री स्टाइल था, उसमें इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि जो पुराना रिकॉर्ड था वो था 3 मिनट 55.38 सेकंड था। वहीं मैकिन्टोश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी 3:55 वाले को रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने कर दिया है 3 मिनट 54.18 सेकंड में। यानी कि आप देखिए कि अंतर काफ़ी कम का है, लेकिन अब ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और जो पुराना रिकॉर्ड था, वो था एरियाना टिटमस का। ये था एरियाना टिटमस का। आपको याद रखना है ये भी नाम, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और अब ये भी न्यूज़ में आ गया। तो यानी स्पोर्ट्स सेक्शन से आज के जो सवाल बन सकते थे, वो मैंने आपको करा दिए। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर 2 बुक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको करंट अफ़ेयर्स में आ चुका है। पहला बुक का नाम है मोदी नीति शास्त्र, जो कि लिखा गया है आदिश अग्रवाल के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए भी कि आदिश सी अग्रवाल कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, यानी प्रेज़िडेंट हैं। मैंने बताया आदिश अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट हैं। वहीं द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ भी अब आपको याद रखना है। इसको लिखा है किसने? पूजा पुजारा ने। आपको बता दें कि ये चितेश्वर पुजारा की पत्नी हैं। तो द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा और मोदी नीति शास्त्र आदिश अग्रवाल आपको याद रखने हैं अब ये 2 नाम। आइए देखते हैं अवार्ड सेक्शन से। तो सारा जोसेफ जो कि केरल कोझिकोडे की रहने वाली हैं, उनको मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। अब आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य सरकार मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड देती है? तो आपको पता होना चाहिए केरल। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड में कैश अवार्ड कितना दिया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए। साथ में आपको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है 3 लाख रुपए। वहीं अगर केरल की बात करें तो आपको केरल में 2 नाम तो पता ही होना चाहिए, यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर का नाम। सीएम का नाम है पिनराई विजयन, वहीं राजेंद्र आर्लेकर जो हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये थी बातें। आपको पता होना चाहिए कि जो नोबेल है, जिस नोबेल के लिए इनको मिला है, उसका नाम है आला हायदे पेनमक्कल। आला हायदे आला हायदे पेनमक्कल। तो ये जो है आपको नाम याद रखना पड़ेगा। आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ़ इस यही पूछा जाएगा कि मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड से संबंधित और सारा जोसेफ से संबंधित, और ये सीएम और गवर्नर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे आपका अवार्ड सेक्शन से करंट अफ़ेयर। आइए बढ़ते हैं अपने मिसलेनियस सेक्शंस के न्यूज़ पर, जहाँ पर कि ड्रम ऐप, क्या है ये? ड्रम एक ऐप है जो कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। अब आपको ड्रम का नाम पता होना चाहिए कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी है। अब ये है क्या? तो इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि 5 रूट बताएगा आपको, जिसमें से कि शॉर्टेस्ट हो सकता है, फास्टेस्ट हो सकता है, कहाँ पर पॉल्यूशन कम है, यानी 5 तरह के रूट बताएँगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ?
इसका फ़ायदा यही होगा कि आपका पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने में मदद मिलेगा। जिधर से रूट खाली होगा, उधर से लोग जल्दी क्रॉस कर जाएँगे, तो ट्रैफ़िक भी कम होगा, ट्रैफ़िक पे बोझ कम होगा, तो आईसी इंजन से कम्बसन कम होगा, तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन कम होगा। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया जा रहा है। इस ऐप को देखिए और जो सबसे सटीक रास्ता आपको लगे, जहाँ से कि आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे, उस रूट को आप फ़ॉलो कर लीजिए। तो ये थे आज के करंट अफ़ेयर्स। आशा करते हैं आपको सारे करंट अफ़ेयर्स समझ में आ गया होगा, आपने कॉपी में नोट भी किया होगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।